प्रकार से एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ। तो छात्रों, आज के वीडियो में ये 6 नंबर का वीडियो है। इसमें हम खंड नंबर जो सेकंड है उसका टॉपिक नंबर 2 पढ़ेंगे, पद परिचय। तो पद परिचय पढ़ने से पहले हमें पद परिचय के संबंध में बहुत सारे बिंदुओं का, व्याकरणिक बिंदुओं का अध्ययन करना होगा। टॉपिक का नाम है पद परिचय। तो छात्रों, पद परिचय पढ़ने से पहले हमें पद और परिचय का ज्ञान होना चाहिए कि पद परिचय किसे कहते हैं। तो पद की परिभाषा है जब किसी शब्द में व्याकरण के नियमों, व्याकरण के नियम माने गए। कोष्टक में लिख देता हूं मैं, लिंग, वचन, काल और कारक का प्रयोग करके उसे वाक्य में प्रयुक्त कर दिया जाए तब वह शब्द ही पद कहलाता है। छात्रों, पद की परिभाषा है कि जब किसी शब्द में व्याकरण के नियम हो, व्याकरण के 4 नियम माने गए हैं, लिंग, वचन, काल और कारक। तो जब किसी शब्द में व्याकरण के नियमों का, या यूं कहे कि जब किसी शब्द में लिंग, वचन, काल, कारक का प्रयोग करके उसे वाक्य में प्रयुक्त कर दिया जाए तब वह शब्द ही पद कहलाता है। कहने का मतलब है कि वाक्य में प्रयुक्त होने के बाद प्रत्येक शब्द पद के नाम से जाना जाता है। कि जब वाक्य में उसको प्रयुक्त कर देंगे तब उसमें विभक्तियों का प्रयोग हो जाएगा। तो छात्रों, जैसे उदाहरण के तौर पर रमेश विद्यालय जाता है, या रमेश ने दिनेश को पीटा। अब यह रमेश शब्द है, अकेला तो एक शब्द कहलाएगा, और रमेश ने, इसको अपन क्या कहेंगे, वाक्य में प्रयुक्त होने के बाद पद कहेंगे। तो समझ में आ गया होगा पद किसे कहते हैं, कि जब किसी शब्द में व्याकरण के नियमों का प्रयोग करके और उसे वाक्य में प्रयुक्त कर दिया जाए तो वो शब्द ही पद के नाम से जाना जाता है। फिर बात आती है परिचय। वही परिभाषा हो गई कि किसी भी पद की व्याकरण के नियमों के अनुसार पूरी व्याख्या करना ही परिचय या पद परिचय कहलाता है। किसी पद की व्याकरण के नियमों के अनुसार, व्याकरण के नियमों का मतलब लिंग, वचन, काल, कारक के अनुसार पूरी व्याख्या करना ही पद परिचय, पद व्याख्या या पदान्वय कहलाता है।
अब आपके समझ में आ गया होगा कि पद परिचय किसे कहेंगे, कि किसी पद की व्याकरण के नियमों के अनुसार पूरी व्याख्या करना ही पद परिचय या पद व्याख्या या पदान्वय कहलाता है। तो छात्रों, पद परिचय को पद व्याख्या भी कहते हैं और पदान्वय भी कहते हैं। आप परीक्षा में आ जाए कि रेखांकित पद का पदान्वय कीजिए या रेखांकित पद की पद व्याख्या कीजिए या रेखांकित पद का पद परिचय कीजिए, तो आपको यही करना है, पद परिचय। फिर इसके बाद में छात्रों, पद के प्रकार। पद कितने प्रकार के होते हैं? पद के प्रकार। पद छात्रों दो प्रकार के होते हैं, विकारी पद और दूसरा होता है अविकारी पद। जैसा कि छात्रों इनके नाम से स्पष्ट है, विकारी पद, कि वे पद जिनमें विकार का मतलब होता है परिवर्तन, बदलाव आता है, और अविकारी परिवर्तन से रहित, अर्थात जिन पदों में कोई परिवर्तन या कोई बदलाव नहीं होता। अब हम इनकी परिभाषाएं पढ़ेंगे कि वे पद जिनमें व्याकरण के नियमों का प्रयोग करने से जिनका रूप बदल जाए उन्हें विकारी पद कहते हैं, और वे पद जिनमें व्याकरण के नियमों का प्रयोग करने से उनके रूप में कोई परिवर्तन ना हो उन्हें अविकारी पद कहते हैं। तो परिभाषा पर लिख लेंगे कि वे पद जिनमें जहां व्याकरण के नियमों का प्रयोग करने से उनके रूप में परिवर्तन हो जाए उन्हें विकारी पद कहते हैं। ये छात्र परिभाषा है कि वे पद जहां व्याकरण के नियमों का प्रयोग करने से उनके रूप में परिवर्तन हो जाए उन्हें विकारी पद कहते हैं। तो छात्रों, कैसे रूप में परिवर्तन होता है और कैसे रूप में परिवर्तन नहीं होता, ये मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से बताऊंगा। कि जैसे यह या वह पुस्तक पढ़ता है, एक वाक्य छात्रों। अब इसमें हमें इस वाले पद में ये एक वचन है और क्रिया के अनुसार क्या है, ये पुल्लिंग। इसका स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है और पुल्लिंग में प्रयोग होता है। एक क्रिया से पता चलता है कि क्रिया कौन से लिंग में हो रही है। स्त्रीलिंग में हो रही है तो इसको अपन स्त्रीलिंग कहेंगे, और पुल्लिंग में हो रही है तो इसको क्या कहेंगे, पुल्लिंग। अब इसमें छात्रों वाक्य के अनुसार एक वचन है और पुल्लिंग है। अब हम इसमें वचन का प्रयोग करके देखते हैं। एक वचन तो है ये, अब एक वचन से हम इसका बहुवचन बनाएंगे। तो बहुवचन बनाते ही वह का बहुवचन क्या हो जाएगा, वे। पुस्तक ये संज्ञा है, पढ़ते हैं। छात्रों बदलाव आ गया, वे में बदलाव आ गया, पढ़ते में बदलाव आ गया और है में बदलाव आ गया। एक दूसरा उदाहरण और देखते हैं। वह
बहुत तेज चलता है। वही वह क्या है, एक वचन। अब इसका अपन क्या बनाएंगे, बहुवचन बनाएंगे, मतलब वचन का प्रयोग करेंगे। तो वह का बहुवचन क्या होगा, वे बहुत तेज चलते हैं। तो छात्रों देखो, यहाँ पहले ये एक वचन था और इसमें हमने वचन का प्रयोग किया, मतलब एक वचन से हमने इसका क्या बना दिया, बहुवचन। कहने का मतलब है कि जो व्याकरण के जो 4 नियम थे, उन नियमों में हमने एक नियम का प्रयोग किया, किसका, वचन का। अब वचन का प्रयोग करते ही इसका रूप क्या हो गया, बदल गया। इनके रूप नहीं बदले, इसका रूप क्या हो गया, बदल गया, और इसका रूप क्या हो गया, बदल गया। अर्थात जिनके रूप बदले वो तो क्या कराएंगे, विकारी पद, और जिनका कोई रूप नहीं बदला वो क्या कहलाएंगे, अविकारी पद। बहुत का रूप नहीं बदला, ये एक पुल्लिंग में भी ऐसे रहेगा, स्त्रीलिंग में भी ऐसे रहते हैं, एक वचन में भी ऐसे रहते हैं, बहुवचन में भी ऐसे रहते हैं, और जो वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल है, इनमें भी ऐसे रहते हैं, और जो 8 कारक हैं उन कारकों में भी ये ऐसे ही रहते हैं। इनके रूप में कभी कोई बदलाव नहीं आता, इसलिए इनको अपन क्या कहेंगे, अविकारी पद। और इनको क्या कहेंगे, जिनके रूप में बदलाव आ गया उनको क्या कहेंगे, विकारी पद। तो विकारी पद की परिभाषा कि वे पद जहाँ व्याकरण के नियमों का, मतलब जिन पदों में लिंग, वचन, काल, कारक का प्रयोग करने से उनके रूप में परिवर्तन हो जाए, उन्हें विकारी पद कहते हैं। और छात्रों दूसरी अविकारी की परिभाषा है, अविकारी कि वे पद जहां व्याकरण के नियमों का प्रयोग करने से उनके रूप में परिवर्तन नहीं होता, उन्हें अविकारी पद कहते हैं। वही परिभाषा है कि वे पद जिनमें व्याकरण के नियमों का प्रयोग करने से उनके रूप में परिवर्तन होता है, छात्रों उनको विकारी पद कहते हैं। और जिनमें व्याकरण के नियमों का मतलब लिंग, वचन, काल और कारक का प्रयोग करने से उनके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता, उन्हें अविकारी पद कहते हैं। अब कैसे परिवर्तन होता है और कैसे परिवर्तन नहीं होता, ये मैंने आपको एक उदाहरण के माध्यम से बताया कि जिनके रूप में वचन का प्रयोग करते ही परिवर्तन हो गया, वो छात्रों वो पद तो क्या कहलाएंगे, जैसे ये वाला पद, ये वाला पद और ये वाला पद, ये तो क्या कहलाएंगे, विकारी पद। और जिनके रूप में वचन का प्रयोग करने से कोई परिवर्तन नहीं हुआ, वो क्या कहलाएंगे, अविकारी पद। अब छात्रों आता है विकारी पद के प्रकार और अविकारी पद के प्रकार। तो जो विकारी पद है ये छात्रों 4 प्रकार के होते हैं। पहला है संज्ञा, फिर आता है सर्वनाम, उसके बाद में क्रिया, और क्रिया के बाद में विशेषण। ये 4 तो छात्रों विकारी पद है और 4 ही अविकारी पद होते हैं मुख्यतः। अविकारी पद पहला होता है क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। और छात्रों 2 और होते हैं, अक्सर उनका प्रयोग वाक्य में होता है, वो भी क्या कहलाते हैं, अविकारी। तो मैं यहाँ मुख्यतः 4 होते हैं, स्टार डालकर क्या बताता हूँ। एक होता है निपात, इसको भी अविकारी अवयव के नाम से, अविकारी को अवयव पदों के नाम से जाना जाता है। और अगला होता है सकारात्मक,
और नकारात्मक, सकारात्मक व नकारात्मक अविकारी। तो छात्रों मुख्यतः जो अविकारी पद है वो 4 प्रकार के होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। 2 और भी होते हैं, एक होता है निपात और दूसरा होता है सकारात्मक व नकारात्मक अविकारी। अब सबसे पहले हमें इन सब बिंदु को पढ़ने से पहले जो व्याकरण के 4 नियम होते हैं, लिंग, वचन, काल, कारक है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। लिंग, तो छात्रों लिंग का शाब्दिक अर्थ होता है निशान, चिन्ह या पहचान। फिर हम इसकी परिभाषा बताएंगे कि शब्द के जिस स्वरूप से हमें उसके स्त्री अथवा पुरुष जाति में होने का बोध हो, उसे लिंग कहते हैं। तो ये छात्रों लिंग की परिभाषा है कि लिंग का शाब्दिक अर्थ होता है निशान, चिन्ह या पहचान। अर्थात जब शब्द के जिस स्वरूप से, स्वरूप का मतलब होता है शब्द की बनावट से हमें उसके स्त्री अथवा पुरुष जाति में होने का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। छात्रों हिंदी में 2 लिंग होते हैं। पहला होता है पुल्लिंग और दूसरा होता है स्त्रीलिंग। यहाँ छात्रों आपको ध्यान देना है कि कई बार आप यहाँ एक तीसरा लिंग और कर देते हैं, नपुंसक लिंग, जो संस्कृत में पाया जाता है। हिंदी में 2 लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। वही परिभाषाएं हो जाएंगे कि शब्द के जिस स्वरूप से हमें उसके पुरुष जाति में होने का बोध होता है उसको क्या कहेंगे? पुल्लिंग। और शब्द के जिस स्वरूप से हमें उसके स्त्री जाति में होने का बोध होता है उसको क्या कहेंगे? स्त्रीलिंग। जैसे गाय शब्द है, अब गाय शब्द का स्वरूप या बनावट ऐसी है कि स्वरूप या बनावट को देख करके हमें आभास हो जाता है कि ये शब्द है, स्त्री जाति का बोध करवाता है। और जैसे मानो कि पेड़ शब्द है, इससे पता चल रहा है कि ये शब्द हमें पुरुष जाति में होने का बोध करवाता है। विद्यालय शब्द है, इस शब्द की बनावट से हमें पता चल रहा है कि ये पुरुष जाति में होने का बोध करवाता है। पर्वत शब्द है, इस शब्द की बनावट से हमें आभास होता है कि ये शब्द हमें पुरुष जाति में होने का बोध करवाता है। वैसे लिंग पहचानने का विशेष कोई नियम नहीं है छात्रों। जितने ज़्यादा शब्दों का हम अध्ययन करेंगे या जितने ज़्यादा शब्दों को हम देखेंगे तो शब्द की बनावट से, शब्द के स्वरूप से हमें स्वतः ही आभास हो जाएगा कि ये शब्द हमें पुरुष जाति के होने का बोध करवाता है तो उसको क्या कहेंगे अपन? पुल्लिंग। और यदि स्त्री जाति में होने का बोध करवाता है तो उसको क्या कहेंगे? स्त्रीलिंग। कई बार छात्रों समस्या आती है कि हम तय नहीं कर पाते कि इस शब्द में हम पुल्लिंग करें या स्त्रीलिंग। ऐसी स्थिति में छात्रों यदि आपके सामने कोई समस्या आ जाए कि आप तय नहीं कर पाए कि यहाँ पुल्लिंग करें या स्त्रीलिंग, तो वहां आपको पुल्लिंग को प्राथमिकता देनी है। दूसरा व्याकरण का नियम है वचन। तो वचन की परिभाषा क्या होगी?
शब्द के जिस स्वरूप से हमें उसकी संख्या एक या एक से अधिक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। ये छात्रों वचन की परिभाषा है कि शब्द के जिस स्वरूप से, स्वरूप का मतलब वही मैंने आपको बताया, शब्द की बनावट से हमें उसकी संख्या, उसकी मतलब शब्द की संख्या एक या एक से अधिक होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। फिर आता है वचन के प्रकार। वचन के छात्रों दो प्रकार होते हैं। पहला होता है एक वचन और दूसरा होता है बहुवचन। यहाँ भी छात्रों आपको गौर करना है कि जैसे आप 10th तक संस्कृत में पढ़ कर के आते हैं कि संस्कृत में वचन 3 प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। लेकिन ध्यान देना छात्रों, हिंदी में वचन 2 ही प्रकार के होते हैं और आपको 2 ही प्रकार बताने हैं पद परिचय करते समय, या तो एक वचन या फिर बहुवचन। वो ही परिभाषाएं हो जाएंगी छात्रों इनकी। जो ये परिभाषा है इस शब्द के जिस स्वरूप से हमें उस शब्द की संख्या यदि एक होने का बोध हो तो छात्रों उसको क्या कहेंगे? एक वचन। और शब्द के जिस स्वरूप से या शब्द की जिस बनावट से हमें उस शब्द की संख्या एक से अधिक होने का बोध होता है तो उसको छात्रों क्या कहेंगे? अपने बहुवचन। परिभाषा समान यहाँ लिखी हुई है, इसी में से आप थोड़ा बदलाव कर देंगे। इस शब्द के जिस स्वरूप से हमें उसकी संख्या एक होने का, इसको छोड़ देंगे, एक होने का बोध हो उसे क्या कहेंगे? एक वचन। और यदि बहुवचन की परिभाषा लिखनी है तो आप क्या लिखेंगे? शब्द के जिस स्वरूप से हमें उसकी संख्या एक से अधिक होने का बोध हो उसे क्या कहेंगे? बहुवचन कहते हैं। आभास हो जाएगा छात्रों। जैसे इस पुस्तक शब्द से या पुस्तक शब्द की बनावट से हमें पुस्तक शब्द का एक होने का बोध होता है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? एक वचन। और पुस्तकें, पुस्तकें। अब छात्रों देखो, इस शब्द की बनावट से हमें आभास हो रहा है कि पुस्तकें शब्द है वो एक पुस्तक का बोध न करवा करके और बहुत सारी पुस्तकों का बोध करवा रहा है, तो उसको क्या कहेंगे? बहुवचन कहेंगे। मतलब शब्द की बनावट से हमें उस शब्द की संख्या यदि एक होने का बोध होगा तो वो क्या कहलाएगा? एक वचन। और शब्द की बनावट से हमें उसका एक से अधिक होने का बोध होता है तो उसको छात्र क्या कहेंगे? अपने बहुवचन। जैसे लड़का शब्द है लड़का और दूसरा शब्द है लड़के। अब देखो दोनों जो शब्द हैं इन शब्दों की बनावट ऐसी है कि पहले वाले शब्द की बनावट से हमें इसकी संख्या एक होने का बोध हो रहा है और दूसरे वाले शब्द की बनावट से हमें इसका एक से अधिक होने का बोध हो रहा है। तो कोई आपसे पूछे छात्रों कि इसमें कौन सा वचन है, तो आप इसमें क्या बताएंगे? एक वचन। और इसमें आपसे पूछे कौन सा वचन है तो इसमें क्या बताओगे आप? बहुवचन। फिर व्याकरण का तीसरा नियम आता है छात्रों, काल। काल का शाब्दिक अर्थ होता है
समय। काल का शाब्दिक अर्थ होता है छात्रों समय। काल किसे कहेंगे कि वाक्य में क्रिया के होने के समय का बोध होता है, उसे क्या कहेंगे? काल कहते हैं। कि वाक्य में कोई भी वाक्य है, जैसे रमेश विद्यालय जा रहा है, इस वाक्य में जा रहा है वो क्या है? क्रिया। तो जा रहा है क्रिया से हमें काम के होने के समय का बोध हो रहा है, तो क्रिया के होने के समय का बोध कराने वाले को क्या कहते हैं? काल कहते हैं। काल छात्रों 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। पद परिचय करते समय छात्रों आपको केवल क्रिया का पद परिचय करते समय काल के बारे में बताना होगा। बाकी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, इनका पद परिचय करते समय आपको काल का उल्लेख नहीं करना है। काल आपको कहाँ बताना है? केवल क्रिया का पद परिचय करते समय, क्योंकि काल किसका बताया जाता है? क्रिया के होने के समय का बताया जाता है। इसलिए क्रिया का पद परिचय करते समय आपको काल के बारे में बताना है। तो छात्रों परिभाषा है कि काल का शाब्दिक अर्थ होता है समय। क्रिया के होने के समय का बोध कराने वाले को क्या कहते हैं? काल कहते हैं। काल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। वैसे काल जो चैप्टर छात्रों बहुत बड़ा है, भूतकाल के भी भेद होते हैं, वर्तमान काल के भी भेद होते हैं और भविष्य काल के भी भेद होते हैं। लेकिन हमें काल का प्रयोग केवल क्रिया का पद परिचय करने के लिए करना है। हमारे सिलेबस में काल जो टॉपिक है वो छोटा है। पद परिचय में केवल क्रिया का पद परिचय करने के लिए हमें इसका प्रयोग करना है। इसलिए आपको सीधे सीधे शब्दों में जानना है कि भूतकाल किसे कहते हैं। तो छात्रों नाम से स्पष्ट हो रहा है कि वाक्य में कर्ता के द्वारा जो क्रिया संपन्न की जा चुकी है या क्रिया के पूर्ण होने के समय का बोध होता है, उसको छात्रों क्या कहेंगे? भूतकाल। मतलब वाक्य में कर्ता के द्वारा क्रिया है वो संपन्न की जा चुकी है। जैसे रमेश ने खाना खा लिया, इसमें खाना खाने की क्रिया छात्रों पूरी हो चुकी। इसलिए खाना खा लिया शब्द में कौन सी क्रिया होगी या कौन सा काल होगा छात्रों? भूतकाल। तो परिभाषा क्या होगी कि वाक्य में क्रिया के पूर्ण होने के समय का बोध कराने वाले को क्या कहेंगे? भूतकाल। और वर्तमान काल किसे कहेंगे? वाक्य में कर्ता के द्वारा यदि क्रिया का करना वर्तमान समय में करना या होना पाया जा रहा है, उसको क्या कहेंगे? वर्तमान काल। जैसे रमेश पुस्तक पढ़ रहा है, इसमें रमेश के द्वारा पुस्तक पढ़ने का कार्य वर्तमान समय में जारी है या वर्तमान समय में किया जा रहा है, तो इसमें कौन सा काल होगा? वर्तमान काल। और भविष्य काल किसे कहेंगे? जहाँ क्रिया संपन्न नहीं हुई, क्रिया का आने वाले समय में पूर्ण होना पाया जाए, उसे क्या कहेंगे छात्रों? भविष्य काल। परिभाषा क्या होगी? जहाँ वाक्य में क्रिया का आने वाले समय में पूर्ण होना पाया जाए, उसे भविष्य काल कहते हैं। जैसे छात्रों बच्चे पुस्तक पढ़ चुके, भूतकाल। बच्चे पुस्तक पढ़ रहे हैं, वर्तमान काल। और बच्चे पुस्तक पढ़ेंगे, तो यहाँ कौन सा काल हो जाएगा? भविष्य काल। पहले वाले वाक्य में बच्चे पुस्तक पढ़ चुके, मतलब बच्चों के द्वारा पुस्तक पढ़ने का कार्य पूरा हो चुका। तो जहाँ वाक्य में काम का पूर्ण होना पाया जाए, पहले वाले समय में पूर्ण होना पाया जाए, तो वहाँ छात्रों कौन सा काल करेंगे अपन? भूतकाल। और जहाँ वाक्य में, जैसे यहाँ मैंने उदाहरण दिया कि बच्चे पुस्तक पढ़ रहे हैं, इस वाक्य में छात्रों काम का वर्तमान समय में होना पाया जा रहा है,
या वर्तमान समय में जारी होना पाया जा रहा है, इसलिए यहाँ कौन सा काल होगा, वर्तमान काल। और तीसरा है छात्रों भविष्य काल। यहाँ कर्ता के द्वारा क्रिया न तो पूरी हुई और न जारी की गई है, क्रिया का आने वाले समय में पूर्ण होना पाया जाता है, उसे क्या कहेंगे, भविष्य काल। जैसे बच्चे पुस्तक पढ़ेंगे, अर्थात बच्चों के द्वारा पुस्तक अभी पढ़ी नहीं गई, न बच्चे पुस्तक पढ़ रहे हैं, बल्कि आने वाले समय में बच्चे पुस्तकें पढ़ेंगे, इसलिए यहाँ कौन सा काल करेंगे, भविष्य के काल। तो छात्रों, मैंने आपको व्याकरण के 3 नियम बता दिए। पहला नियम मैंने आपको बताया लिंग, दूसरा मैंने आपको बताया वचन और तीसरा मैंने आपको बताया काल। अब अगले वीडियो में छात्रों हमें जो व्याकरण का जो चौथा नियम है कारक है, उसको पूर्णतः पढ़ेंगे। इन सभी का प्रयोग हमें पद परिचय करते समय करना है, कि जैसे हम संज्ञा का पद परिचय करेंगे कि रमेश विद्यालय जाता है, तो रमेश में हमें संज्ञा बतानी है, तो संज्ञा जब पढ़ेंगे उस समय बताएंगे कि कौन सी संज्ञा है, कि भाई इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा है या जातिवाचक संज्ञा है या फिर भाववाचक। फिर दूसरा बिंदु बताना पड़ेगा क्या, लिंग। लिंग के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि शब्द के जिस समूह से पुरुष जाति या स्त्री जाति के होने का बोध होता है उसको क्या कहेंगे, लिंग। अब रमेश शब्द से हमें पुरुष जाति के होने का बोध हो रहा है, उसको क्या कहेंगे अपने, लिंग। उसके बाद में फिर दूसरा बिंदु क्या बताना पड़ेगा, अपने वचन। अब रमेश शब्द से रमेश शब्द की संख्या 1 होने का बोध हो रहा है, उसको क्या कहेंगे अपन, एक वचन। फिर उसमें रमेश शब्द में कौन सा वचन हो जाएगा, एक वचन। और काल का प्रयोग छात्रों केवल किस में किया जाता है, क्रिया का पद परिचय करने में किया जाता है। तो आज के वीडियो में छात्रों केवल इतना ही। अगले वीडियो में हमें मतलब 7 नंबर के वीडियो में, आपसे पहले मैंने 6 वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर दिए। अब जो 7वां वीडियो आएगा वो आएगा कारक। उसके बाद फिर हम संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक आदि, निपात, सकारात्मक, नकारात्मक आदि अविकारी पदों का उनका अध्ययन करेंगे। और उसके बाद ही हम पद परिचय करना सीखेंगे बारी बारी से। सबसे पहले संज्ञा का, फिर उसके बाद में सर्वनाम का, उसके बाद में क्रिया का, उसके बाद में फिर विशेषण का। धन्यवाद छात्रों।